स्टेट की जिम्मेदारी और इनकी जिम्मेदारी तो ये थी, इस रकम को वहाँ पे जाके कंटेस्ट करते, तो वो रकम जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के अकाउंट में आती, लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाके उस सूरत हाल को मैनेज किया। चोरों को पड़ गया मोर वाली बात कि जब ये बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीकाकार बनाया कि किस तरह से हमने उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हजम करना है। बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया, 458 कैनाल ये जगह है अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो ट्रांसफर की है। जो साइन है वो एक तरफ जो है वो डोनर बहरिया टाउन के हैं और दूसरी तरफ जो है वो बुशरा खान साहबा के हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इमरान खान ने अरबों रुपए रिश्वत लेकर बहरिया टाउन को रिलीफ दिया। वजीर दाखिला एसेट रिकवरी यूनिट बहरिया टाउन और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान खुफिया मुआहदा मंजर आम पर लेकर आए हैं। हुकूमत के मुताबिक बरतानिया में बहरिया टाउन के 180 मिलियन पाउंड इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत पकड़े गए हैं और बरतानवी कानून के मुताबिक ये पैसा पाकिस्तान को मिलना था, लेकिन खान सरकार ने अदालत से बाहर ही तस्फिया कर लिया और इस मुआहदे को खुफिया रखा गया। इस मुआहदे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसने की, ये भी एक अहम मुअम्मा है। हुकूमत का दावा यह है नाज़रीन कि साबिक हुकूमत ने बरतानिया में पकड़े गए अरबों रुपए में अपना हिस्सा तय करके बहरिया टाउन को रिलीफ दिया और बदले में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और फराह खान गोगी के नाम पर एराजी मुंतकिल की गई। 5 अरब रुपए भी लिए गए। बहरिया टाउन ने अरबों रुपए मालियत की 458 कैनाल जमीन अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर बतौर अतिया मुंतकिल की। दस्तावेजात पर दस्तखत एक तरफ बहरिया टाउन और दूसरी तरफ बुशरा बीबी के हैं। अलकादिर ट्रस्ट के 2 ही ट्रस्टी हैं, एक इमरान खान, दूसरे बुशरा बीबी। हुकूमत का कहना है कि फराह शहजादी के नाम पर बनी गाला में 240 कैनाल की जमीन भी मुंतकिल की गई है और अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की गई है। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये भी जरा समझ लीजिए। बरतानिया में नाज़रीन 2017 में माली जराइम के गर्द घेरा सख्त करने के लिए क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट मुतारिफ करवाया गया, जिसके बाद बरतानिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी रकूम की मुंतकली में मुलव्वस बरतानवी शहरियों और तारिकीन वतन के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया। तकरीबन 2 साल बाद की तहकीकात के बाद अगस्त 2019 में अदालती अहकामात पर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुख्तलिफ बैंक्स में मौजूद 100 मिलियन पाउंड से जायद की रकम और जायदादों को मुंजमद किया। नेशनल क्राइम एजेंसी को शक था कि ये रकम बरतानिया में मुकीम तारकीन वतन ने अपने अपने मुल्कों में करप्शन और रिश्वत के जरिए कमाई है और बाद में इसे बरतानिया मुंतकिल किया। इसी दौरान ये खबर सामने आती है कि इन अफराद में एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकून भी शामिल है। दिसंबर 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ऐलान किया कि उनका पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत से 190 मिलियन पाउंड का तस्फिया तय पा गया है। उनमें से 14 करोड़ पाउंड कैश की सूरत में बैंक्स में मुंजमद थे और 5 करोड़ पाउंड की लंदन के महंगे तरीन इलाके में जायदाद थी। मलिक रियाज ने नाज़रीन उस वक्त मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि ये सिविल मामला था, इसमें किसी जुर्म की निशानदेही नहीं की गई। जो रकम पाकिस्तान के अकाउंट्स में आना थी वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे गई, इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में मेहमान ज्वाइन करेंगे। अम्मार मसूद साहब, ज़्यादा बेहतर होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग मौजूद होते, लेकिन क्या कीजिए कि उन्होंने इसी सारे मामले सारी खबर पर बॉयकॉट किया हुआ है और इसके अब मजीद ज़्यादा पहलू जो हैं वो खुलते जा रहे हैं। बहरहाल आप अपना बॉयकॉट बरकरार रखिए। अथर काज़मी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। हुकूमती मौक़िफ़ के लिए तलाल चौधरी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। आप तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। अम्मार मसूद साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करती हूँ। सर, ये बरतानिया से जो भी मुआहदा तय पाया या पाया होगा वो हुकूमती सतह पर ऑब्वियसली पाया होगा, तो क्या इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ये मुमकिन था कि वो बरतानवी हुकूमत को धोखा देकर किसी को फ़ायदा पहुंचा सकें? जी बिल्कुल, जो हुकूमत होती है उसके पास बड़े इख्तियारात होते हैं और ये केस तो बड़ा ओपन और शट केस है। इसमें बड़े वाज़े शफ़ाइद हमें मिल रहे हैं, किस तरह किसको रिलीफ दिया गया, किस तरह किसके नाम ज़मीन मुंतकिल की गई, किस तरह कमीशन तय हुआ, ये चीज़ें बहुत वाज़े हैं। किरण, असल में अलमिया ये है, ये याद रखिएगा और तमाम नाजरीन को ये बात समझनी चाहिए कि ये एक छोटा सा वाक़या सामने आया है जो बज़ाहिर हमें बहुत बड़ा वाक़या आता है।
अगर गुज़िश्ता दौर में अदालतें आज़ाद होती, नैब कॉम्प्रोमाइज़ ना होता, मीडिया आज़ाद होता, तो आपको अंदाज़ा होता कि इस तरह के जराइम की एक फहरिस्त बनती जो तारीख की सबसे बड़ी फहरिस्त होती। इस सारे दौर में जो कुछ पाकिस्तानी अवाम के साथ, जो कुछ पाकिस्तानी मईशत के साथ, जो कुछ पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर किया गया, वो बहुत ही अलमनाक कहानी है। ये जो कहानी आपके सामने आई है, इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। हीरों के हीरों की बात हो रही है और उसकी बुनियाद पर, और कोई और शख्स इन्वॉल्व नहीं है। ये मतलब कोई तीसरा हैंड इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें बज़ाहिर 3 लोग शामिल हैं। हर जुर्म हो जिसमें फराह गोगी हैं, इमरान खान की अहलिया हैं और इमरान खान है। फराह गोगी फ्रंट पर्सन थी और फैसले इमरान खान की अहलिया करती थी और उसके बदले जो काम करवाए जाते थे वो इमरान खान करवाते थे। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंट सामने आ गया और हम डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अतर, हुकूमत को ज़रूरत क्या थी वैसे कौमी ख़जाने में आने वाली रकम को सेटलमेंट वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने की? इससे तो मुल्क को नुकसान हुआ ना, और मलिक रियाज साहब को फ़ायदा, फिर तो सवाल उठेंगे। देखें, क्वेश्चन तो बिल्कुल उठेंगे और मेरे ख्याल में अब उम्मीद तो यही है कि हुकूमत इस हवाले से कोई केस करेगी। जब तहकीकात होंगी तो चीज़ें सामने आएंगी। किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम हो तो तहकीकात का होना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और JUIF ने, और उन्होंने इस करप्शन के स्कैंडल का बताया। अब बहरिया टाउन को फ़वायद की बात हो, बहरिया टाउन में जो बिलावल साहब का किला नुमा घर है, क्या इसके बाद इमरान खान के लिए कोई घर बनाया गया बहरिया टाउन के अंदर? इमरान खान को कोई फायदा पहुंचाया गया? अगर कोई ऐसी चीज है तो वो भी सामने लेके। आपकी बात से, क्योंकि खान साहब रोजाना की बुनियाद पर खिताब कर रहे होते हैं, पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रहे होते हैं, तो क्या ये अच्छा हो कि इस मामले पर भी आके खान साहब खुद वजाहत कर दें, या शहजाद अकबर साहब जो काफी अरसे से गायब है, नजर नहीं आ रहे, कहां पर हैं, वो आकर इस बात की वजाहत कर दें? बिल्कुल करें। अगर वजाहत नहीं भी करते तो हुकूमत को चाहिए उनके ऊपर केस करें। दूसरी बात यह है कि जो पैसे उन्होंने जमा करवाए, किस अकाउंट में जमा करवाए? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए ना, कोई अपने किसी बच्चे के या अपने किसी चपड़ासी के अकाउंट में तो नहीं करवाए। अब ये जो NCA की बात हो रही है, नेशनल क्राइम एजेंसी की, शहबाज शरीफ साहब को तो बहुत पता है, ये वही क्राइम एजेंसी है जो बदनामे जमाना लोगों के खिलाफ तहकीकात करती है। और इस एजेंसी ने शहबाज शरीफ के अकाउंट वहां पे ब्लॉक किए, लंदन के अंदर कितना अरसा ब्लॉक रखे और शहबाज शरीफ के खिलाफ वो तहकीकात करती रही। तो इस हुकूमत को तो बिल्कुल पता है कि मुल्जिमान के खिलाफ वहां पे किस तरह तहकीकात होती हैं। दूसरी बात यह है कि वहीं पे एक एक्ट आया, जिस तरह आपने इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट का जिक्र किया, वहां पे अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर्स के हवाले से भी एक कानून आया बरतानिया में, जिसके आने के बाद सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने हुकूमत बरतानिया को खत लिखा और उसमें कहा कि ये जो 4 जायदादें हैं, इनके हवाले से आप तहकीकात करें कि ये किस तरह इस मुल्क में बनाई गई। और उन जायदादों में माशाअल्लाह साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के फ्लैट्स भी शामिल थे, नवाज शरीफ साहब के अपने फ्लैट्स भी शामिल थे। तो तहकीकात होनी चाहिए। पर मुझे जो मेन इशू है कि ये जो लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं, वो तो सर से पांव तक खुद करप्शन में डूबे में। क्या पीपल्स पार्टी जिसने बहरिया टाउन में किला नुमा घर लिया मलिक रियाज से, बिलावल हाउस बनवाया, वो इल्जाम लगा रही है इमरान खान के ऊपर, तो वो थोड़ा सा मुज़ायका खेज लगता है। अच्छा, बाकी तहकीकात जरूर हो। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तहकीकात भी होनी चाहिए और वजाहत भी फिर हो जानी चाहिए इस मामले पर। अमार साहब, एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने कैसे सर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहरिया टाउन के साथ सेटलमेंट डील की? क्योंकि ये काम तो सर अटॉर्नी जनरल का होता है ना, ये वजारत कानून के करने का होता है। देखिए, गुज़िश्ता सारे अरसे में ये जो अभी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं इनका नाम नहीं जान सका, कौन साहब है? अतर काज़मी साहब, बड़े मारूफ एनालिस्ट हैं। अच्छा, मैं बदकिस्मती से नहीं जानता, यकीनन होंगे। लेकिन ये जो जिस तरह गुज़िश्ता अरसे में कानून की, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाती रहीं, और हमें उस वक्त भी पता था ये जो शहजाद अकबर साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तड़पते फिर रहे हैं, तो इनके यकीनन इनके पीछे कोई लॉजिक है। आपको याद है वो एक छोटी सी वीडियो भी आई थी जो लंदन से एक ब्रीफकेस ये वसूल करते पाए गए थे। इन लोगों ने हुकूमत को कमाई का जरिया बना के रखा है
और ये सारे लोग इस बहती गंगा में हाथ धोते रहे हैं। अब मसला ये है कि मलिक रियाज वो शख्सियत बने हुए हैं जिनके आगे हमारे सारे इदारे झुक जाते हैं। अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की है तो बहुत अच्छी बात है, इस केस को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। दूसरी जो हमारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त जो बात कर रहे थे उसमें उन्हें बिलावल भुट्टो के घर के हवाले से तो बहुत याद है, लेकिन ज़रा अगर वो तहकीकाती सहाफ़ी हैं तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब का ज़मान पाक का घर जो रिक्रिएट किया गया, रीडिज़ाइन किया गया, रीबिल्ड किया गया, वो किसने करवाया है। और जो लंदन में जिस क्राइम एजेंसी की बारे में बात कर रहे थे, ये बात ठीक है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के एसेट जो है उनको फ्रीज किया था। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, हर चीज़ को चेक करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो अकाउंट्स हैं इसमें किसी की तरह की मनी लॉन्ड्रिंग मौजूद नहीं है। अलमिया ये है, हमारे यहाँ आधा सच बोल के लोग फारिग हो जाते हैं, आधा सच लोगों तक पहुँचता है और उन तक पूरे सच तक की रसाई नहीं होती। ये मैं चाहता हूँ कि ये इस कदर कभी और तकलीफ़ दे केस है कि किस तरह हमारा निज़ाम इंसाफ भी मलिक रियाज के दर के आगे झुक गया। इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर लोगों को गिरफ्तार और करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। सही। अच्छा, तलाल चौधरी साहब भी मुझे ज्वाइन कर। चौधरी साहब, ये डॉक्यूमेंट तो लेकर आ गए हैं आप, अब सबसे पहले तो ज़रा ये बता दीजिए कि हुकूमत इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करेगी और सर जिसने ये किया, जिसकी गलती थी, जिसने मुआहदा कर लिया, उसके खिलाफ सर कोई कार्रवाई हुकूमत की तरफ से होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं ये महज एक इल्ज़ाम नहीं है। डॉक्यूमेंट जो है मीडिया के सामने रखे गए हैं और पाकिस्तान में ये भी एक खबर है कि ये जिस आदमी के मुतल्लिक़ खबर है वो आज मीडिया पे भी चल रही है, ना कभी वो मीडिया पे चली है और ना ही हुकूमतों ने कभी बात की है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कसूर जो है उन लोगों का है जो उस वक्त हुकूमत में थे, जो उस वक्त अंडर ओथ थे, जिन्होंने पाकिस्तान के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना था। मैं नहीं समझता कि इसमें कसूरवार वो है जिसने अपने पैसे बचाए। कसूरवार वो है जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा जाया होने दिया, जिन्होंने ऐसा मुआहदा किया जो पाकिस्तान का कानून इजाजत नहीं देता था और जो कि पाकिस्तान की स्टेट के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय किसी जाती आदमी के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। और ये इनमें ये सब कुछ करवाने वाले इमरान खान साहब हैं जो कि पवित्र हैं, सादिक़ो अमीन हैं, जो कि माशाल्लाह अब तो खैर इतनी चीजें आ गई हैं कि मेरा ख्याल है चौधरी साहब अगर इतनी इंफॉर्मेशन है सर तो फिर पकड़ क्यों नहीं लेते इमरान खान को, शहजाद अकबर साहब को? देखिए, हम ऐसा कोई पकड़ दकड़ नहीं करेंगे जिसकी ऑलरेडी तहकीकात और फैसला कुन जिसमें शवाहिद मौजूद ना हो। ये आपके सामने रखे हैं पहले। बिल्कुल इस पे आगे केस बढ़ेगा, इस पे इंटरनेशनल लॉज को भी ख्याल करना होगा, बाकी चीजों का भी, और ये इसीलिए कौम के सामने रखा है कि अब इस पे कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। इसमें जिसको भी पकड़ना पड़ेगा या जिसको भी कानून चाहेगा कि उसको पकड़ना चाहिए वो फिक्र ना करें, लेकिन ये असल चेहरा कम अज कम देख लें इनका। ये जो अच्छा, चौधरी साहब एक बात तो चलें समझ आ रही है ना कि जो एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आती हूँ आपकी तरफ। मैं जरा एक सवाल ले लूँ फिर आप बिल्कुल इस पे अपना कंक्लूड कर दीजिएगा। चौधरी साहब, ये कौमी खजाने में जो रकम आनी थी सर वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई, ये तो बात चले समझ आती है, लेकिन ये जो अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन देने से क्या ताल्लुक बनता है सर? देखिए, ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये तो आपको जब पूरे की पूरा ये कंप्लीट होगी इन्वेस्टिगेशन तो कड़ी से कड़ी मिलेगी ना जी। ये तो आपको एक एक चीज पता चलेगी, किस तरह फर्क होगी के नाम चीजें होती रही, किस तरह फिर बेगम खतून अव्वल के नाम होती रही, किस तरह यानी हीरो के काम चलते रहे, किस तरह ये सब कुछ चलता रहा। जी जी। और ये वाला तो नेकेड किस्म चौधरी साहब अभी तक इसके शवाहिद मौजूद हैं? जी, शवाहिद के हम बाहर हैं, ये तो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमने तो कोई बात ऐसी नहीं की जो कि जिसके कागज मौजूद ना हो। हम तो जुबानी बातें नहीं कर रहे, हमने जुबानी बातें नहीं की और हमने तो हकायक आपके सामने रखे हैं। सही। अच्छा चौधरी साहब, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं, अमर साहब भी गालिबन आपके कमेंट में कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी अमर साहब।
दो बातें इसमें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि आपने ये सवाल किया तलाल चौधरी साहब से, क्या गिरफ्तारियां क्यों नहीं की, सबूत हो गए। ये पिछली हुकूमत का रवाज था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक एंकर ने कागज़ों का फर्रा लहराया और एक वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगले दिन लोग 1 साल के लिए गिरफ्तार, ना कोई मुकदमा हुआ, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई बात हुई। तो भाई ये मेरे ख्याल में सही तरीका ये है, अगर आपके पास कोई शवाहिद मौजूद है, आप उसे मीडिया में लाना चाहते हैं, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी गिरफ्तारियाँ, इस पर मुकदमा अदालतों और पुलिस का काम है, ये हुकूमतों का काम नहीं है। आई एम वेरी ग्लैड कि इन्होंने आज कोई गिरफ्तारियाँ नहीं कर ली। दूसरी बात ये है कि इमरान खान को हमने हमेशा ये बात कहते सुना है कि जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगा है उसने अपनी इनोसेंस को खुद प्रूव करना है। तो ये एक नहीं 85 इल्जाम लग रहे हैं और 1000 के करीब ऐसी स्टोरियां और आने वाली हाँ, ये तो मैं भी कह रही हूँ ना अमर साहब कि उनको बिल्कुल वजाहत देनी चाहिए। रोजाना खिताब कर रहे हो तो क्या करना चाहिए इस पर। अच्छा तलाल चौधरी साहब, सर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि मैंने अगला सेगमेंट भी बेसिकली यही करना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले आपसे बात कर लूँ। सर ये परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया खबरें चला रहा है, पाकिस्तान में उनको लाने की तैयारी की जा रही है। सर क्या होगा, इसकी जरा कंफर्मेशन भी दे दीजिएगा, और साथ साथ ये कि क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उन्हें वेलकम करेगी। सर किसी किस्म के कोई हर्डल्स वगैरह तो क्रिएट नहीं होंगे उनकी मौजूदगी में या उनके आमद पर। सर देखिए, अभी तक हुकूमत से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया, और जब कोई वो बाज़ाब्ता एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद अगर हुकूमत से, उसके बाद हम अपना मौक़िफ़ देंगे। अभी तो बहुत सारी क्यासराइयाँ हैं, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट ज़रूर है, लेकिन जब वो हुकूमत को कोई दरख्वास्त देंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसके कानूनी तौर पर हम क्या कर सकते हैं। सर वजीर दिफा आपके कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। मैं स्क्रीन पर साथ चला भी रही हूँ सर। नहीं देखिए, वो बिल्कुल वो इंसानी हमदर्दी के नाते अपने सियासी इख्तलाफ और बहुत सारी चीजें जो है पसे पुर्स डाल के इंसानी हवाले से वो ये बात कर रहे हैं। और मगर मैंने तो आपको ये कहा है कि हुकूमत के पास कोई अभी कोई दरख्वास्त या कोई सामने मामला आया नहीं। अगर आएगा तो उसके बाद हुकूमती मौक़िफ़ और पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सामने आएगा। ज़ाती मौक़िफ़ इंसानी हमदर्दी के लिए मेरा ख्याल सबका एक जैसा हो सकता है। अब तलाल साहब ये सर मुझे कह देंगे आपके मुशर्रफ साहब की वापसी के हवाले से नून लीग के अंदर क्या राय पाई जाती है सर, और खास तौर पे नवाज शरीफ साहब के हवाले से बताइएगा वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ तो माजी के वाकयात बुलाने की बात कर रहे हैं ना। मैंने आपसे कहा कोई अभी इशू रेज नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, ना पार्टी की हुई है ना कोई हुकूमत की हुई है। ये क्या सराइयाँ या बातें जो चल रही हैं उस पे इंडिविजुअल राय आई है, लेकिन अभी कोई मामला आएगा तो पार्टी भी और हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखेगी जब ये इशू हमारे पास आएगा। ठीक, तलाल चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। ये परवेज मुशर्रफ साहब की वापसी में हायल रुकावटें हैं क्या, और आर्मी चीफ की जानिब से उनके अहले खाना को ताउन की यकीन दहानी के बाद क्या हुकूमत के पास कोई और चॉइस है? अच्छा किरण, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि जो जी मुझसे पूछ रही है ना किरण आप। जी आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए अतर। जी मैं उसमें मैं ये थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा कि जो हमने पहले बात कर रहे थे, मैं एग्री करता हूँ दोनों जो हुकूमती मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं दोनों से मैं एग्री करता हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। कोई ताल्लुक नहीं है भाई। अच्छा मुझे नहीं पता आप कौन है, मैंने समझा आप हुकूमत के हैं, जिस तरीके से आप उनका मौक़िफ़ पेश कर रहे थे तो आई एम सॉरी। एनीवे मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। सर मैं अगर अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो प्लीज आप उसके बाद जरूर कह दीजिएगा। अच्छा मैं ये कह रहा था मैं किरण ये कह रहा था कि अभी कहा गया कि ये हुकूमत मुकदमे नहीं दर्ज करती। ये देखें, ये लोग समझते ये हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है ये उसकी जहानत की तौहीन करते हैं। अभी हमने 2 हफ्ते पहले देखा कि लॉन्ग मार्च से पहले रात को घरों पे किस तरह छापे मारे गए, दहशतगर्दी के मुकदमात करवाए गए। कोई पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर छोड़ा उन्होंने या कोई वर्कर जिसके ऊपर मुकदमे नहीं करवाए गए। पंजाब असेंबली में अभी मसला ही ये पड़ा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि पहले आप दहशतगर्दी के मुकदमे खत्म करवाएं, अदरवाइज हम आपको ऐवान में चलाने नहीं देंगे। तो अब इसके बावजूद ये मसला ये कि ये लोग अभी भी फंसे हुए 80 और 90 की दहाई में। ये डिजिटल दौर है, इस दौर में ये बातें इस तरह करके और दूसरे के ऊपर तंज करके चीजें नहीं चलती, आपको हकायक सामने रखना पड़ते हैं। अच्छा दूसरी बात ये, जहां तक परवेज मुशर्रफ साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक ब्रेक की कॉल दी जा रही है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मुशर्रफ साहब के हवाले से कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये बता दीजिए नवाज साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी की खबरों में कितनी सदाकत है और क्या पाक फौज इस प्रोसेस में सहूलतकार है? ठीक है, और ख़ास तौर पे इसलिए कि दिसंबर 2019 के बाद से जो फैसला हुआ था उसके बाद से जनरल मुशर्रफ की तबीयत ख़राब थी और ही वॉज नॉट अलाउड टू ट्रैवल, इसलिए वो वहाँ पर रहे और काउंटीज़ का इलाज रहा। लेकिन क्योंकि दिन ब दिन ज़ाहिर है कि बीमारी ऐसी है कि तबीयत ख़राब हो रही है और उनकी ख्वाहिश भी है, तो उनकी ख्वाहिश को पूरी करते हुए चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने ये फैमिली से भी कॉन्टेक्ट किया है, उनको कन्वे भी किया है कि जिस वक्त चाहें जब चाहें पाकिस्तान आर्मी तमाम अरेंजमेंट करेगी और सहूलत मुहैया करेगी उनको पाकिस्तान आने, चाहे वो कराची आना चाहिए डॉक्टर्स के इलाज के लिए या इस्लामाबाद आना चाहिए। ये उनकी फैमिली का डिसीजन, उनके मॉलिज का डिसीजन है कि कहाँ उनको बेस्ट मेडिकल सपोर्ट मिल जाए। हारिस साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं सर कि आर्मी चीफ ने राब्ता करके मुशर्रफ साहब की फैमिली को यकीन दहानी करवाई है, तो इस फैसले को विद इन आर्मी कैसे देखा जा रहा है? मेरे ख्याल में मुझे भी बहुत खुशी है कि एक्स चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ, जिनकी बहुत खिदमात है मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे जितनी इकॉनमी है, डॉलर देख लें उस वक्त क्या मुस्तकम गवर्नमेंट थी, डेवलपमेंट जितनी उनके टाइम में हुई है, उन चीज़ों को भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये जनरल बाजवा का डिसीजन चीफ आर्मी स्टाफ को बहुत ही खुशाइन है। आई एम श्योर कि पूरी फ़ौज को ये पसंद होगा, ख़ास तौर पर ऑल रैंक्स ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, और ये बड़ी अच्छी ऑफ़र की है कि आप जिस वक्त भी फैमिली डिसाइड करती है अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके लिए एयर एम्बुलेंस तमाम अरेंजमेंट किए जाएंगे ताकि उन्हें सहूलत को मुहैया की जाए। कराची, इस्लामाबाद, जहाँ भी उनके कॉलेज रिकमेंड करते हैं और जहाँ उनको मेडिकल जो सपोर्ट है वहाँ मिल सके। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ, इनके ताल्लुकात के बारे में सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आज उन्हीं की हुकूमत है, तो क्या सब एक पेज पर हैं? क्या आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस सारे मामले में एतमाद में लिया है? आई एम श्योर के ज़रूर कॉन्फिडेंस में लिया होगा। सही। और बताया भी होगा कि ही इज़ वेरी सीरियसली सिक और इस मौके के ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी ये दिन एक्सीव 10 साल रहे हैं, 8 साल, और बहुत अच्छा उन्होंने उस वक्त जो भी हालात थे उस पर मुल्क को चलाया भी है। इसलिए 90% आई एम श्योर कि हुकूमत वक्त से उन्होंने ज़रूर इसकी एक बातचीत क्लियर भी की होगी। लेकिन अगर ना भी लिए, क्योंकि आर्मी अपने एक्सपेंसेस पे उनको बुला रही है, आर्मी एयर एम्बुलेंस भेज रही है, आर्मी वहाँ पर सारे अरेंजमेंट करेगी, और मेरे ख्याल में इसलिए इतनी ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि केस जो है वो नल एंड वॉइड हो चुका हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये आई थिंक दिसंबर 2019 में इसको फैसला किया था कि उसको सेटिस्फाइड कर दिया था। इसी दिनों एम्बार्गो उनके लिए वो पाकिस्तान आए और आके कोर्ट में बेल लें या ऐसी बात करें, तो इसलिए ही इज फ्री टू कम, बट द ओनली थिंग इज कि उनकी मेडिकल कंडीशन कहती है एलिमेंट की, डॉक्टर दुबई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आई एम श्योर कि फैमिली उनकी इस बारे में डॉक्टर से मशवरा करेगी और उसके बाद आर्मी को इन्फॉर्म करेंगे। नवाज साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। आर्मी सारे खर्चे बढ़ गई, हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर इस चीज़ के हवाले से नहीं आएगा। मुशर्रफ साहब की फैमिली को, उनके अहल खाना को आर्मी चीफ साहब ने यकीन दहानी करवाई है, बाकायदा राब्ता करके बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बड़ी बात बता रहे हैं। अमार साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? जैसे कि ब्रिगेडियर साहब बता भी रहे थे कि आर्मी के अंदर भी इस बारे में काफ़ी अच्छे, काफ़ी खुशगवार माहौल पाया जा रहा है। इस बात को देखकर मैं नहीं समझता किसी के इंतकाल के हवाले से या नज़ा के आलम के हवाले से किसी भी इदारे में बहुत खुशगवार माहौल तो नहीं पाया जाना चाहिए। आपने जो गुफ्तगू की वो मुझे समझ आई, लेकिन जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज की गुफ्तगू मेरे तक नहीं पहुंची, वो मैं सुन नहीं सका कि वो उन्होंने क्या कहा है। हमारे साहब, मैं ज़रा क्लियर कर दूं, उनकी वापसी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि उनकी वापसी के हवाले से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं जो एक्स ऑफिसर्स हैं या आर्मी के अंदर के लोग इस डिसीजन के हवाले से। देखिए, बात अगर असूल की जाए ना, एक तरफ तो ये है कि एक शख्स बीमार है और अपने वतन वापस आना चाहता है और नज़ा का आलम है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे या उनकी मुश्किलात आसान करे, ये बात तो ज़रूर कहनी चाहिए। किसी ये इंसानी हमदर्दी के तहत अगर आप कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इस चीज़ का एक दूसरा पहलू भी है और उसके लिए ज़रा थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। हमारे यहाँ अब और रिस्पेक्टेबल बरियल की बात हो रही है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान में दफनाया जाए और जो मर्ज़ी ख़र्चा बर्दाश्त करें। लेकिन आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान में
सियासतदानों का बरियल किस तरह हुआ है। आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तदफीन किस तरह हुई थी। आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किस तरह कत्ल किया गया था। आपको पता है कि मोहतरमा कलसूम नवाज़ का इंतकाल हुआ था तो 1 मिनट की बात नहीं करवाने दी गई थी यहाँ पर। ये तो वो हकीकतें। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अकबर बुगटी का कत्ल कैसे हुआ था, उनका बरियल कैसे हुआ था। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि लाल मस्जिद में जो मासूम बच्चियाँ थीं उनका बरियल किस तरह हुआ था। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो मई के महीने में जो वकला कराची में मारे गए थे, जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ उसकी हुकूमत ये सब याद रखने की पोजीशन में है हमारे साथ, उनका बरियल मैं अपना नुक्ता नज़र दे रहा हूँ, उनका बरियल कैसे हुआ था। मेरे ख्याल में अगर हमने इस तरह के डिक्टेटर्स जिन्होंने आइन को अपने कदमों तले रौंदा, जिन्होंने चीफ जस्टिस को बालों से पकड़वाया और उसको उठाकर ओहदे से उतार कर फेंक दिया, अगर किसी न किसी स्टेज पर हम उन्हें इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, और जस्टिस वकार सेठ का फैसला आपको याद होगा, तो इस मुल्क में जमहूरियत कभी नहीं आएगी। किसी न किसी स्टेज पर हमें इन लोगों को जो आइन शिकन है, जिन्होंने वतन से गद्दारी की, जिन्होंने यहाँ के लोगों को उठाकर अमेरिका, उन्हें नहीं आने देना चाहिए। और वो जो जस्टिस वकार सेठ का फैसला निकालना चाहिए, उसे बार बार पढ़ना चाहिए, चैनलों पर दिखाना चाहिए। वो बात याद रखिए जो उन्होंने अपने फैसले में रखी थी। और अगर हम डिक्टेटरों को इसी तरह बाइज्जत बरियल देते रहेंगे तो हमारे सियासतदानों का वही हशर होता रहेगा जो अकबर बुगटी का हुआ था। हाँ, सही। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, आपके साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। पंजाब असेंबली में अब तक बजट पेश नहीं हो सका क्योंकि अपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए जो शराइत रखी हैं, हुकूमत उन्हें मानने को तैयार नहीं है। स्पीकर साहब की ख्वाहिश है कि मुकदमे ख़त्म करो और बजट पेश कर लो। क्या स्पीकर पंजाब असेंबली हुकूमत से NRO मांग रहे हैं? अगर उन्हें लगता है कि मुकदमात गलत बनाए गए हैं तो अदालत में जाएँ। यूँ धमकियाँ लगाने का क्या फ़ायदा? और अगर हुकूमत से डीली चाहते हैं तो खुलकर कहें कि NRO चाहते हैं। भाई, ऑपोजिशन जो मुतालबात मीडिया के सामने रख रही है उसमें वो कहते हैं कि IG और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाया जाए, लेकिन हुकूमत इस पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतजार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में, करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही, कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है IG को पेश करो, इसको हम अदालत में पेश करेंगे। अब जितने बजट हमने पेश किए, 4 दफ़ा जब हम यहाँ बैठे हैं तो IG, चीफ सेक्रेटरी, तमाम सेक्रेटरीज मेरे साथ आते थे। तो ये हाउस की इज्जत का मसला है और चीफ मिनिस्टर की अपनी इससे रिस्पेक्ट और इज्जत बढ़ती है। जहाँ चीफ मिनिस्टर आता है, जहाँ स्पीकर है और आने में फख्र महसूस करते हैं, तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो क्यों नहीं आ सकते? इनके पास जो इस वक्त अक्सरियत है वो मरूने मिन्नत है IG की। अगर उस दिन IG पुलिस को अंदर हाउस में ना लेकर आता तो आज शायद हमजा शहबाज कभी भी चीफ मिनिस्टर ना होता। अच्छा नाज़रीन, सिंध असेंबली में भी बजट देर से पेश हुआ और हमेशा की तरह ही हुआ। ऑपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा किया, हंगामा किया, और इसी हंगामे के दौरान फिर शर्जील इनाम मेमन ने बजट ऑपोजिशन को बजट बुक ही दे मारी। पीपल्स पार्टी के अरकान ने वजीर आला के गिर्द घेरा भी तंग किया। क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो यार? जो प्रोटेस्ट करे, सबका राइट है, सबका राइट है। क्या? अरे दे देना, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? सब जो प्रोटेस्ट करे, सबका राइट है, सबका राइट है। क्या हो गया? क्या हो गया?
अच्छा जी नाज़रीन, इन सब में, इस सारे हंगामा आराई में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची फिर नजरअंदाज हुआ है। कराची के मेगा मंसूबों के लिए सिर्फ 10 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 7 अरब पहले से जारी स्कीम्स के लिए खर्च होंगे। नई स्कीम्स के लिए सिर्फ 3 अरब 12 करोड़ ही रखे गए। अब सिंध सरकार ने आम इंतखाबात से पहले इश्तिहारात के लिए रकम 4 अरब से 8 अरब कर दी है। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले मुझे मंसूर मुगैरी ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा खुसूसी हैं समा के। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। सर, क्या ये सिंध हुकूमत ने जो बजट पेश किया है इसमें MQM अब तो अलाए है ना, कुछ दिलवा सकी कराची को? जी किरण साहिबा, आप सही कह रही हैं, MQM कराची को कुछ नहीं दिला सकी। एक बार फिर रही बजट के फिगर्स की, तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से 332 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए पैसे रखे गए हैं। अगर उसमें हम बात करें तो 1600 से ज़ायद नई स्कीमें हैं। मैं देख रहा हूँ कि 100 के करीब कराची के लिए नई स्कीम है, जबकि मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके लिए कराची के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें 7 अरब और 30 करोड़ तो जो पुरानी स्कीम है जो इस वक्त चल रही हैं उनके लिए हैं, बाकी नई स्कीमें 6, उसके लिए 3 अरब रुपए रखे गए। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो मौजूदा हुक्मरान है, इलेक्शन का साल है, होना तो ये चाहिए था कि कराची जितना मेगा शहर है, कराची के जो अहम मसाइल है उनको पेश नज़र रखते हुए इस तरह के मसाइल के लिए पैसे रखते ताकि आवाम को फ़ायदा पहुँचे। मिसाल के तौर पर पानी इस वक्त शदीद मसला है, लेकिन जो K4 प्रोजेक्ट है जो गुज़श्ता 15 सालों से चल रहा है, हम देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। पहले फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों पैसे रखती आ रही है और 3-4 सालों से सिंध हुकूमत अकेले पैसे रख रही थी और वफाक की हुकूमत पैसे नहीं दे रही थी। इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे रखे तो सिंध हुकूमत ने पैसे नहीं रखे। यही सूरत हाल S3 की है जो सेवरेज का मंसूबा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें पिछले 3.5 सालों में, क्योंकि PTI की हुकूमत थी और MQM के वो जो मुतालबात थे वो पूरे नहीं हो पाते थे, तो इस वजह से वफाक में भी और फिर यहाँ पर भी एक अलाय बनाया गया। मोहम्मद हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं, साबिक वज़ीर बल्दियात भी रहे हैं, इस वक्त मौजूदा MPA भी हैं। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ सर प्रोग्राम में। MQM ने कराची का नाम लेकर सर तरीके इंसाफ की हुकूमत का साथ छोड़ा, पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लिया आप लोगों ने, मखलूत हुकूमत का साथ दिया आप लोगों ने। आप सबके बाद इस तमाम सिचुएशन के बाद सर MQM ने कराची के लिए वैसे हासिल क्या किया है? 332 अरब में से सिर्फ 30 अरब रुपए, ये ऊंट के मुंह में जीरा भी शायद ज्यादा होता होगा इससे। मोहम्मद हुसैन साहब, देखिए आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है। ये जो सिंध हुकूमत का रवैया है ये गुज़िश्ता कई सालों से है और हर साल जब ये बजट आता है सिंध हुकूमत का तो हर साल हम इसको बाकायदा अवाम के सामने भी लाते हैं, मीडिया के सामने भी लाते हैं। आज अभी बजट पेश हुआ, पेश होने के बाद कोई बहुत ज्यादा बजट की स्टडी मैंने नहीं की और इसको जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसका खुलासा मैं ये बताऊंगा कि देखिए, एक तो वफाक ने K4 के लिए सिर्फ 6 अरब रुपए रखे इस साल। 150 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ये इस मंसूबे के साथ ज्यादती है, कराची के साथ ज्यादती है। हम इस्लामाबाद में भी इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 ये कि मैं 1992 से मैं सिंध असम्बली का मेंबर हूँ। मैंने ये पहली मर्तबा देखा है कि ये जो बजट बना है सिंध का, इसमें हुसैन साहब सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बस मैं एक सादा सा सवाल कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ आपका फायदा क्या हुआ सर? वही सारे मसाइल जो पहले थे आप लोगों को वही सारे मसाइल यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसका इस हुकूमत का साथ देने का फायदा क्या हुआ? देखें, एक बात तो आप ये ज़हन में रखिए कि हमने इनके साथ जो मुआहदा किया है, हम इनके साथ हुकूमत में पार्टनर नहीं है। सिंध हुकूमत में हमने इनसे एक मुआहदा किया, इन्होंने हमसे कहा कि भाई आपके क्या मसाइल हैं, हम उन्हें हल करना चाहते हैं। हमने वो मसाइल लिखकर वो एक एग्रीमेंट हो गया। दूसरी बात ये कि ये जो बजट पेश हुआ है, इसके पेश होने से पहले आईनी और कानूनी एक तकाजा है कि प्री बजट डिस्कशन होती थी कि जिसमें तमाम अरकान असम्बली अपनी अपनी तजावीज़ देते थे। इस मरतबा का जो ये बजट आया है बगैर प्री बजट डिस्कशन के आया है, ये ब्यूरोक्रेसी ने बनाया है। ब्यूरोक्रेसी का बनाया हुआ बजट असेंबली से मेजोरिटी की बुनियाद पर पास भी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ये एक बिल्कुल सीधा सीधा रिवायती बजट है। इसमें देखें, लास्ट ईयर इन्होंने जो पैसे रखे पिछले साल 329 अरब रुपए रखे,
इसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि जी 269 हमने खर्च कर दी है, 30 से 40% आपको पता है लीगल करप्शन है, वो करप्शन गवर्नमेंट नहीं रोक रही, उसे काट दिया जाए। हुसैन साहब आप लोगों को पता है कि आपके वोट बैंक पर बड़ा फर्क पड़ा है, कराची के अवाम ने बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है आप लोगों को, और फिर आपने जब इस हुकूमत के साथ हाथ मिलाया है, या आप कह रहे हैं कि आपका यहाँ पर सिंध में इनके साथ अलाई नहीं है, तो सर लोग ये सवाल आपसे करेंगे ना कि कोई फायदा तो हुआ नहीं, तो आप लोग मिले क्यों उनसे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था ना सर। बजट पे बात करनी, सिंध के गवर्नर का मामला कहाँ तक पहुंचा? मुझसे आप बजट पे बात करना चाह रही हैं, सियासत पे बात करना चाह रही हैं? ये सर बजट सियासत से अलग है सर। सर आप लोग साथ मौजूद थे ना, आपने मिलके, आपने उनसे कहा नहीं कि जो चीजें आप लोग को चाहिए वो तो आपको मिला नहीं? हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमने इनसे एग्रीमेंट किया है, वो नुकात दूसरे हैं, उसका इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने वो नुकात पढ़े एग्रीमेंट के? अगर आपने एग्रीमेंट पढ़ा हो, उसके नुकात पढ़े हो, तो फिर आप ये कभी बात नहीं करेंगे कि आपको क्या फायदा हुआ, क्या नहीं फायदा हुआ। ने वजीर आजम बनाया अपने 6 वोटों से सर, और आप कह रहे हैं कि आप लोग हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अरे भाई नहीं है ना इसमें, हम हुकूमत में, हम वफाक की हुकूमत में, हमने यहाँ मिनिस्ट्रियाँ ले ली, स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर हम चले गए। ये तो मोहम्मद हुसैन साहब ये सारे टाइज है ना सर, आप लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया, ये सारे मामला यहाँ पर हुए, कराची के मामला फाइनलाइज हुए, सर टाइज है ना आप लोगों के सारे। हुसैन साहब जी चले हम मुझे गवर्नर के बारे में बता दें, गवर्नर के मामला कहाँ तक पहुंचे हैं सर, कब तक आ रहे हैं गवर्नर? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं सियासी बात करने नहीं बैठा था, आपने मुझसे मैसेज किया था कि बजट के ऊपर बात करनी है, बजट पे करनी है तो करें, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी ठीक है हुसैन साहब, मुझे नाराज हो गए यहाँ पर, बड़े अजीब तरह से नाराज हुए हैं, मुझे हंसी आ रही है, बहुत शुक्रिया आपका। हुसैन साहब मैं आपसे कोई घर की बातें नहीं कर रही थी सर, मैं आपसे वही बातें कर रही थी जो आपसे बात होनी चाहिए सर। बजट में जो मामलात आप लोगों की तरफ से होने चाहिए थे, कराची के अवाम आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हो गया उन मामलात का। आपने टाइज बनाए, आपने अलाई किया, अगर कुछ मिल नहीं सका कराची को तो फायदा क्या हुआ? मैं यही सवाल तो कर रही हूँ आपसे सर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब, साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।